नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। धार्मिक कानूनों को अंग्रेजों तक ने नहीं छुआ, अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा, फिर भी मोदी सरकार क्यों अड़ी है? आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी कहानी। अक्टूबर 1840 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, एक रिपोर्ट में सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाने की बात हुई, लेकिन अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ को इससे बाहर रखा गया। उस वक्त पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसे लागू नहीं किया। अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अंबेडकर नहीं चाहते थे कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हो। संविधान सभा में यूसीसी पर लंबी बहस हुई। इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया, लेकिन कानून नहीं बनाया जा सका। साल 1967 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वादा किया। 1980 में बीजेपी बनी तो उसने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना प्रमुख एजेंडा बताया। कई बार बीजेपी की सरकारें बनी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। देश में 9 साल से पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार है, फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन कुछ दिनों से सरकार बेहद आक्रामक है। लॉ कमीशन का सुझाव मांगना, पीएम मोदी का बयान और संसदीय स्थायी समिति की बैठक इसकी बानगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी कहानी जानेंगे। अंग्रेजों की पर्सनल लॉ से दूरी क्यों थी? भारत में ब्रिटिश शासन से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानूनों से भारत में राज करती थी। 1780 में द रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके जरिए हिंदुओं और मुसलमानों पर अंग्रेजी कानून अप्लाई करने की प्रैक्टिस बंद की गई। 1833 में इंडिया चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसके तहत भारतीय लॉ कमीशन बनाया गया। 1840 में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाने पर जोर दिया गया। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि इस तरह के कानून से हिंदुओं को मुसलमानों के धार्मिक कानूनों को अलग रखना चाहिए। इसके बाद अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड 1860 जैसे कानून बनाए, लेकिन धार्मिक कानूनों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। जानकार मानते हैं कि उस वक्त भारत में धार्मिक कानूनों का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। अंग्रेजों के लिए पर्सनल लॉज की जटिलताओं को समझना कठिन था। वो इनमें उलझने की बजाय अपने कारोबार और मुनाफे पर फोकस रखना चाहते थे। 23 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया गया। इसका प्रस्ताव बॉम्बे के कांग्रेसी मीनू मसानी ने रखा। आर्टिकल 35 में यूसीसी की बात कही गई और जोरदार बहस छिड़ गई। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, हंसा मेहता, जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के तमाम सदस्यों ने इसका जमकर समर्थन किया। विरोध करने वालों में मोहम्मद इस्माइल, नजरुद्दीन अहमद, हसरत मोहानी समेत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कई सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की बहस में यूसीसी के विरोध में कुछ तर्क किए गए। उसमें से एआईएमएल के सदस्य मोहम्मद इकबाल ने कहा, समुदायों में पर्सनल लॉ का होना और उनका पालन करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है। यह उनका मौलिक अधिकार है। अगर सरकार धर्म और संस्कृति से जुड़े मामलों पर कानून बनाती है तो यह मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। पश्चिम बंगाल के सदस्य नजरुद्दीन अहमद ने कहा, अभी सही समय नहीं है। इन मामलों में समय के साथ धीरे धीरे हस्तक्षेप होना चाहिए। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि एक समय ऐसा आएगा जब देश में समान नागरिक कानून होंगे। महबूब बेग ने कहा, पर्सनल लॉ कुछ धार्मिक समूहों के लिए दिल के बहुत करीब है। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, उनके अपने इस्लाम आधारित उत्तराधिकार, विरासत, विवाह और तलाक के कानून हैं। हसरत मोहानी ने कहा, अगर कोई सोचता है कि वो मुसलमानों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करेगा तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि नतीजा बहुत ही भयानक होगा। संविधान सभा की बहस में यूसीसी के समर्थन में कुछ तर्क दिए गए। केएम मुंशी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता को कायम रखने और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
विरासत, विवाह आदि का पर्सनल लॉ से भला क्या लेना देना है। इस कानून से जितना मुस्लिम प्रभावित होंगे उतना ही हिंदुओं को भी प्रभावित करेगा। ये प्रावधान मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये संविधान में प्रस्तावित मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। खास तौर पर इसमें लैंगिक समानता आएगी। आल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा, मुस्लिम सदस्य कहते हैं कि समान नागरिक संहिता मुसलमान नागरिकों के बीच अविश्वास और कटुता लाएगी। मैं कहता हूँ इसके विपरीत होगा। समान नागरिक संहिता समुदायों के बीच एकता का कारण बन सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है। देश में विवाह, विरासत आदि मसलों को छोड़कर पहले ही कई समान नागरिक संहिताएं हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म कैसी इतनी जगह घेर सकता है कि सारा जीवन ही ढंक ले और विधायी नियमों को धरातल पर उतरने से रोके। आखिर हमें ये आज़ादी किस लिए मिली है? हमें ये आज़ादी हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। अंबेडकर ने बहस समाप्त करते हुए निष्कर्ष में कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वैकल्पिक व्यवस्था है। ये अपने चरित्र के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांत होगा और इसी वजह से राज्य तत्काल यह प्रावधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य जब उचित समझे तब इसे लागू कर सकते हैं। हिंदू कोड बिल और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तीफा। 11 अप्रैल 1947 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे। हिंदुओं में मृत्यु के बाद विधवा, पुत्र और पुत्री में संपत्ति के बंटवारे से जुड़े नियम, शादी से जुड़े प्रावधान जिसमें हिंदू पुरुषों के एक से ज़्यादा विवाह पर रोक, हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार। अंबेडकर के इस बिल का हिंदू कट्टरपंथियों ने जोरदार विरोध किया। इसे 9 अप्रैल 1948 को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। 1951 में अंबेडकर ने नेहरू के समर्थन से हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। 3 दिन तक बहस चली। विरोध में कहा गया कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों। संसद से बाहर करपात्री महाराज के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। उन्होंने इस बिल पर जवाहरलाल नेहरू को वाद विवाद की खुली चुनौती दी। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठन भी विरोध कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को लेकर कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में है। तमाम विरोध और आम चुनाव नज़दीक होने की वजह से नेहरू इसे टाल गए। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में नेहरू ने हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को कई हिस्सों में तोड़कर पारित कर लिया। आइए जानते हैं शाहबानो केस और यूसीसी की क्या चर्चा है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली शाहबानो का निकाह मोहम्मद अहमद खान से हुआ था, जो जाने माने वकील थे। दोनों के 5 बच्चे थे। बाद में अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली और 62 साल की शाहबानो को घर से निकाल दिया। शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए केस दायर किया तो अहमद ने मेहर की रकम देकर गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। अहमद का तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यही नियम है। मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक पहुंचा तो उस वक्त के चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड न होने पर अफसोस जताया। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने के बजाय उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन द डिवोर्स एक्ट 1986 बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिलहाल माहौल गर्म है। आइए जानते हैं किस तरह। 14 जून को भारत के लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी थी। इसके लिए 1 महीने का वक्त रखा गया है। 27 जून को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में 2 लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। 3 जुलाई को संसद की स्थायी समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संसदों की राय जानने के लिए एक बैठक बुलाई है।
बीजेपी के मैनिफेस्टो के 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं: राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले 2 मुद्दे पूरे हो चुके हैं। 2024 चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने अपना तीसरा ट्रम्प कार्ड निकाला है। सीनियर जर्नलिस्ट वीर सांघवी लिखते हैं, मोदी आने वाले चुनाव में हिंदुत्व पर फोकस करेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड उनका न्यूक्लियर बटन है। चुनावी नजरिए से देखें तो यूसीसी का मुद्दा उठाने के लिए बीजेपी की ये टाइमिंग परफेक्ट है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार को घेर रही थी। अब विपक्ष भी बीजेपी की पिच पर खेलने को मजबूर होगा। बीजेपी के प्रवक्ता अमिताभ सिन्हा कहते हैं कि बीजेपी हमेशा एक देश एक विधान एक निशान की बात करती रही है। मुस्लिम औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया है और विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है। आइए समझते हैं दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह लागू किया गया है। ज़्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी को शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है। आइए जानते हैं भारत के राज्यों में यूसीसी की क्या स्थिति है। अभी भारत में गोवा ही अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। इसके बाद भी वहां ये कानून लागू रहा। इसके अलावा उत्तराखंड में एक्सपर्ट कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पैनल बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है।